उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा और पॉलिटिकली सबसे अहम राज्य, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों पिछले 2 सालों से इस राज्य में कोई स्थायी डीजीपी नहीं है। मौजूदा एक्टिंग डीजीपी अब इस पद की दौड़ से बाहर क्यों हो गए हैं? इन सभी सवालों के जवाब और इस मुद्दे की पूरी कहानी पर बात करेंगे आज इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता से। इसके साथ ही हाल ही में यूपीएससी 2023 परीक्षा पास करने वाले आईएएस प्रोबेशनर्स के कार्डर अलॉटमेंट की लिस्ट जारी हुई है, तो जानेंगे कौन से टॉपर्स को कौन सा कार्डर मिला। उसके अलावा इस हफ्ते के बड़े ट्रांसफर पर भी एक नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया और आप देख रहे हैं हमारा वीकली न्यूज शो ब्यूरोक्रेसी दिस वीक। सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस पर। यूपी के एक्टिंग डीजीपी प्रशांत कुमार परमानेंट डीजीपी पोस्ट की रेस से हुए बाहर। यूपीएससी सीएससी 2023 परीक्षा से चुने गए आईएएस ऑफिसर्स के कार्डर अलॉटमेंट हुए अनाउंस। कर्नाटका के हसन में एक आईपीएस ऑफिसर की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। और आईएएस ऑफिसर सुमिता मिश्रा बनी हरियाणा की नई होम सेक्रेटरी। उत्तर प्रदेश के एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या डीजीपी प्रशांत कुमार अब राज्य के स्थायी डीजीपी पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं। 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार, जो वर्तमान में कार्यवाहक डीजीपी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं, 31 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। नियमों के अनुसार स्थायी डीजीपी बनने के लिए कम से कम 6 महीने की सेवा शेष होना चाहिए, जो उनकी स्थिति में संभव नहीं है। ये नियम हाल ही में लागू हुए हैं और इसके तहत एक योग्य डीजीपी को पद ग्रहण के समय कम से कम 2 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। प्रशांत कुमार की नियुक्ति के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री से 1.5 साल के एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती, जो प्रोसीजरल रूप से काफी कॉम्प्लिकेटेड होता। मई 2022 से अब तक राज्य ने 4 कार्यवाहक डीजीपी देखे हैं। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर मुकुल गोयल को उनके लैक ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स वर्क के कारण पद से हटाने के बाद 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया था। हालांकि चौहान के 31 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने के बाद 1988 बैच के ही आईपीएस ऑफिसर राजकुमार विश्वकर्मा को एक्टिंग डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके 31 मई 2023 को रिटायर होने के बाद इस पद पर विजय कुमार 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर को नियुक्त किया गया। विजय कुमार ने अपने वरिष्ठ आनंद कुमार को सुपरसीड करते हुए यह पद संभाला था, लेकिन इस साल उनके रिटायरमेंट के बाद प्रशांत कुमार को एक्टिंग डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया था। जानकारों का कहना था कि प्रशांत कुमार का स्थायी डीजीपी बनना लगभग तय है, लेकिन अब वे इस रेस से बाहर हो चुके हैं और स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने वाली है। इस बार सरकार ऐसे आईपीएस ऑफिसर पर विचार कर रही है जो डायरेक्टर जनरल रैंक के हों और जिनके पास कम से कम 2 साल की सेवा बाकी हो। सिलेक्शन कमेटी का गठन अभी बाकी है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि मिड दिसंबर तक इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इस मामले पर अधिक गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स के एडिटर शरद गुप्ता, जो सब्जेक्ट को काफी वक्त से क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि नए नियमों के बावजूद अब तक यूपी में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति क्यों नहीं हो सकी, और अब जब प्रशांत कुमार डीजीपी नहीं हो सकते तो इस पद के सबसे प्रमुख दावेदार कौन है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अब डीजीपी नियुक्त करने के लिए नए नियम आ गए हैं जो योगी सरकार को अपनी पसंद का डीजीपी अपॉइंट करने की पावर देते हैं, तो फिर अब तक राज्य में कोई स्थायी डीजीपी क्यों नहीं नियुक्त हो सका? दरअसल पिछले 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, नए रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस बनाए, जिसमें एक कमेटी थी विच विल बी हेडेड बाय हाई कोर्ट जज, जिसमें उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी, एक फॉर्मर डीजीपी और यूपीएससी के एक सदस्य और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एक सदस्य, ये मेंबर होने थे। ये सिलेक्शन बोर्ड होना था और जो सिलेक्शन करते, लेकिन अभी तक इस कमेटी का एक भी सदस्य अपॉइंट ही नहीं हो पाया है। तो चूँकि जो अभी फ़िलहाल डीजीपी हैं प्रशांत कुमार जी, वो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से और जो नई कमेटी बनी है इसकी भी गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी उम्मीदवार जो
परमानेंट डीजीपी बनेगा उसके लिए कम से कम उसके 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। तो चूंकि 6 महीने की सर्विस नहीं रही, इसलिए प्रशांत कुमार जी नए डीजीपी नहीं बन सकते हैं। तो अब तक सिलेक्शन कमेटी का गठन नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? क्या सरकार के लिए ये एक मुश्किल प्रक्रिया है? जी, दरअसल बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ये फाइलें अभी अटकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो खुद कर सकती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों इस मामले पर एक राय नहीं है, इसीलिए ये अभी कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। अच्छा, तो अब जब प्रशांत कुमार इस रेस से बाहर हो गए हैं, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम स्थायी डीजीपी के तौर पर देख सकते हैं? देखिए, अभी 6 महीने लगभग बाकी हैं, लेकिन एक परमानेंट डीजीपी के लिए कम से कम 6 महीने पहले सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होनी चाहिए। मुझे लगता है बहुत जल्दी ही, जब तक प्रशांत कुमार जी रिटायर होंगे उससे पहले ही कमेटी का गठन हो जाएगा और नए डीजीपी की चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें जो लोग अभी दौड़ में सबसे आगे हैं, मुझे लगता है सबसे वरिष्ठतम जो अभी हैं, सीनियर मोस्ट हैं, सफ़ी एहसान रिजवी साहब। वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डीजी हैं, केंद्र सरकार में सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन उनका रिटायरमेंट बहुत करीब है, तो वो भी 6 महीने के क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए वो मुझे लगता नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है आशीष गुप्ता जी का नाम। बहुत ही सक्षम अधिकारी हैं, लंबे समय तक केंद्र सरकार में डेपुटेशन पे थे, लेकिन राज्य सरकार शायद उनको पसंद नहीं करती है, इसीलिए 7 महीने की वेटिंग लिस्ट पे थे। 7 महीने बाद जब उनको पोस्टिंग मिली भी, तो रूल्स और मैनुअल्स के डीजी बनाकर, जो बहुत ही महत्वहीन पद माना जाता कि एक डीजी रूल्स और मैनुअल्स में क्या करेगा, कितने रूल्स बनाएगा रोज़ रोज़। तीसरे नंबर पे आते हैं आदित्य मिश्रा। जून 2025 में रिटायर होना है। वो बिल्कुल एकदम इस काम के लिए सक्षम है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल डीजी थे, जो डीजीपी के बाद सबसे सेकंड सीनियर मोस्ट पोस्ट मानी जाती है, सीनियर मोस्ट सिग्निफिकेंट पोस्ट मानी जाती है। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से वो केंद्र के डेपुटेशन पे हैं। ही इज़ चेयरमैन ऑफ लैंड पोर्ट अथॉरिटी। तो राज्य सरकार में काम नहीं कर रहे हैं, एकदम से बाहर लाके उनको अगर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। कोई राज्य सरकार में ही जो राज्य में काम कर रहे हों अधिकारी, उन्हीं को डीजीपी बनाएंगे, क्योंकि वो बेहतर जानते होंगे राज्य की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। चौथा नंबर पे आते हैं पीवी रामा शास्त्री। वो भी एडिशनल लॉ एंड ऑर्डर रहे, काफ़ी लंबे समय तक रहे। उनका भी 2025 में रिटायरमेंट है, लेकिन वो अभी पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री की पसंद नहीं बताए जा रहे हैं। एक अन्य अधिकारी हैं दलजीत चौधरी जी। वो बिल्कुल एकदम इस कार्य के उपयुक्त हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की पसंद भी होंगे, लेकिन फ़िलहाल वो डीजी बीएसएफ जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पे हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी एक की पोस्ट छोड़कर वो उत्तर प्रदेश का डीजी बनेंगे। हो सकता है बने, हो सकता ना बने, संदेह है क्या वो ऐसा करना पसंद करेंगे। उसके बाद नंबर आता है रेणुका मिश्रा जी का। 2027 में उनका रिटायरमेंट तय है। वो आदित्य मिश्रा जी की पत्नी भी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय पहले वो एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्तियां होनी थी और पेपर लीक हो गया था। उस समय वो रिक्रूटमेंट बोर्ड की अध्यक्ष थी, तो इसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो मुझे लगता है कि जब तक वो एक उनके ऊपर एक करियर पे अगर छोटा सा स्टम्बलिंग ब्लॉक आ जाए, तो फिर आदमी चाहता है कि डीजीपी बिल्कुल स्पॉटलेस आदमी ही बने। तो हो सकता है रेणुका जी इस पोस्ट के लिए कंसीडर की जाएं या न की जाएं। फिर उसके बाद नंबर आता है पीयूष आनंद जी का, लेकिन वो भी डेपुटेशन पे सेंटर में हैं। वी.के. मौर्य हैं, लेकिन वो एसएसपी गोरखपुर रहे हैं। और एक समय जब वो एसएसपी गोरखपुर थे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे उनके कुछ संबंध तनावपूर्ण थे, तो शायद उन्हें भी इस पोस्ट के लिए कंसीडर न किया जाए। एस.एन. साबत जी हैं, उनका दिसंबर 24 में मतलब अभी रिटायरमेंट तय है, उनका भी कंसीडर होना तो कोई संभव है नहीं। अब बचते हैं राजीव कृष्णा। वो उनका 2029 में रिटायरमेंट है। यंग हैं, डायनेमिक ऑफिसर हैं। फ़िलहाल 2 पोस्ट उन्होंने संभाल रखी हैं। डीजी विजिलेंस हैं, साथ में
डीजी रिक्रूटमेंट भी हैं। तो उन्होंने जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थी पेपर लीक होने के बाद बहुत अच्छे से निभाई है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पसंद भी हैं और शायद सेंटर भी ऐसे डायनेमिक ऑफिसर को लेके बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस नहीं रखेगा। तो माना यह जा रहा है कि जब भी 6 महीने के बाद जब भी एक नियमित डीजीपी का चयन होगा तो उसमें राजीव कृष्णा सबसे आगे होंगे। तो ये थी यूपी डीजीपी की पूरी कहानी। उम्मीद है अब आप इस पेचीदा स्थिति को बेहतर समझ पा रहे होंगे। If you have any further questions or any opinion regarding this, you can write it in the comments below. Meanwhile, we shall move on to our next story. यूपीएससी सीएससी 2023 के आईएएस ऑफिसर्स के लिए कैडर अलॉटमेंट की घोषणा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग या डीओपीटी ने कर दी है। इस बार के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव को उनका होम कैडर उत्तर प्रदेश अलॉट किया गया है। ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या लबासना मसूरी में फर्स्ट फेज ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यूपी में पोस्टिंग ज्वाइन करेंगे। लखनऊ के रहने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने 2023 की यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया, जिससे उन्हें आईएएस बनने का मौका मिला। ये उपलब्धि उनके लिए और भी खास है क्योंकि होम कैडर मिलने से उन्हें अपने राज्य में सीधे योगदान देने का मौका मिलेगा। दूसरे स्थान पर रहे अनिमेश प्रधान को ओडिशा कैडर और तीसरे स्थान पर रही दोनुरु अनन्या रेड्डी को महाराष्ट्र कैडर मिला है। चौथे और पांचवें स्थान पर आए पीके सिद्धार्थ राम कुमार और रूहानी को क्रमशः महाराष्ट्र और हरियाणा कैडर अलॉट किए गए हैं। इस साल कुल 180 आईएएस ऑफिसर्स को उनके कैडर अलॉट किए गए हैं। इन युवा अधिकारियों की तैनाती देश के विभिन्न राज्यों में एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में की जाएगी, जहां वे गवर्नेंस और डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल रिजल्ट 16 अप्रैल 2024 को घोषित हुआ था, जिसमें 1016 कैंडिडेट्स को रेकमेंड किया गया था। इनके अलावा 25 अक्टूबर 2024 को एक रिजर्व लिस्ट जारी की गई, जिसमें 120 एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे। पूरी लिस्ट देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज अ सॉम्बर वन। रविवार शाम 2023 बैच के आईपीएस अफसर हर्षवर्धन, जो प्रोबेशनरी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एएसपी थे, की गाड़ी का एक्सीडेंट हसन तालुक के किट्टाने गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक वाहन का टायर फट गया, जिससे ड्राइवर मंजेगौड़ा ने नियंत्रण खो दिया। गाड़ी सड़क किनारे एक घर और पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में हर्षवर्धन को सिर में गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हर्षवर्धन, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, हाल ही में मैसूरू स्थित कर्नाटका पुलिस अकेडमी में 4 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा करके होलना रासीपुर में अपनी पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। ड्राइवर मंजेगौड़ा को मामूली चोटें आई हैं। आखिर में एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के बड़े ट्रांसफर पर। आईएएस सुमिता मिश्रा, जो कि 1990 बैच की ऑफिसर हैं, को हरियाणा में होम, जेल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या एसीएस नियुक्त किया गया है। वे इस महत्वपूर्ण पद पर अनुराग रस्तोगी को रिप्लेस करेंगी। अनुराग 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले उन्होंने मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट में एसीएस के रूप में कार्य किया था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मी सुमिता मिश्रा की शैक्षिक पृष्ठभूमि बेहद प्रभावशाली है। इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में स्नातक होने के बाद उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लंदन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से सार्वजनिक नीति में उन्नत प्रशिक्षण लिया। उनके करियर में हरियाणा में कई प्रशासनिक भूमिकाएं रहीं, जिनमें एसडीएम, डीसी और एचयूडीए के प्रशासक के रूप में कार्य शामिल है। 2017 से 2020 तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी योगदान दिया। 2007 में उनके नेतृत्व में हरियाणा ने नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के लिए 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। सो दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड। आपको आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस हफ्ते की न्यूज़ पर आपकी कोई राय है तो वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।